क्लास 10 का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 2 है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट 1 आपको पहले ही दिया गया है, वीडियोस की भी बनी थी, आपने उसको नोट आउट भी किया होगा। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा क्या होगा, एनाटॉमी क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी की शुरुआत कैसे हुई। ह्यूमन एनाटॉमी के साथ ही साथ आपने मार्फोलॉजी और फिजियोलॉजी को भी स्टडी किया था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, ह्यूमन बॉडी में किस लेवल से किस लेवल तक का है, यानी हायर लेवल से लोअर लेवल तक हम लोग ने पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा होगा ह्यूमन बॉडी के बाद ऑर्गन सिस्टम जो ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं और ऑर्गन्स टिश्यू से मिलकर बनते हैं, और टिश्यू हमारे शरीर में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं और वो लास्ट में जायगोट यानी सिंगल सेल से फॉर्मेशन होता है। यानी बॉडी फॉर्मेशन देखा जाए तो एक सिंगल सेल से लेकर पूरा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। आज हमको पढ़ना है कि पार्ट 2 आगे जो सिस्टम हमको छूटा हुआ था वो आज हम कवर करेंगे। उसमें आज आपको पढ़ना है कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, ठीक है ना। पैथोफिजियोलॉजी किसे कहेंगे, चूंकि ह्यूमन एनाटॉमी की बात चल रही है तो पैथोफिजियोलॉजी भी जानना इंपॉर्टेंट है। पैथोफिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि द स्टडी ऑफ द एबनॉर्मल बायोकेमिकल एंड बायोफिजिकल प्रोसेस दैट अकर इन डिसीज, यानी द स्टडी ऑफ द एबनॉर्मल का मतलब असामान्य दशा, बायोकेमिकल एंड बायोफिजिकल इसका सीधा मतलब है। बायोकेमिकल का मतलब हो गया जैव रासायनिक और बायोफिजिकल का मतलब जैव भौतिक। ये दोनों सिस्टम मेटाबॉलिज्म से ही रिलेटेड है, यानी अगर आपके शरीर में उपापचय प्रक्रिया में कोई दिक्कत होती है, वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, यानी वो कंडीशन एबनॉर्मल है। वैसे भी बॉडी का कोई सिस्टम अगर सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा, उसमें कोई मतलब ऐसी गतिविधियां आ गई हैं जो पहले जैसे नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी है। बीमार होने का मतलब आपके बॉडी के सिस्टम का ठीक तरह से काम ना करना है। तो इसमें भी हम वही पढ़ेंगे, एक तरह से डिसीज का ही हो गया कि शरीर में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और शरीर में जो भी बायोफिजिकल प्रोसेस यानी प्रणालियां हो रही है, तंत्र बन रहा है, प्रक्रिया हो रही है, वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। प्रोसेस दैट अकर इन डिसीज, और ये बड़ा रीजन है कि ऐसा क्यों होता है, ये होगा डिसीज के कारण, ठीक है। डिसीज का मतलब हो गया रोग। एक मिनट, इसका मतलब हो जाएगा रोग, ठीक है। तो आप समझ गए पैथोफिजियोलॉजी क्या है। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल बायोकेमिकल एंड बायोफिजिकल प्रोसेस दैट अकर इन डिसीज। डिसीज के कारण यानी रोग के कारण आपके शरीर में जैव रासायनिक जैव भौतिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन आ जाना या उनका सामान्य तरीके से काम ना करना, बायो क्या कहलाएगा, इसका अध्ययन करना पैथोफिजियोलॉजी कहलाता है। अब आते हैं फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी क्या है, अब आप तो बीमार हो गए, आपके शरीर में जो बॉडी सिस्टम था वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, यानी नॉर्मल ढंग से काम नहीं कर रहा है। अब उसको हम चेक करना है, उसको हम इलाज करना है। तो फार्मेकोलॉजी में द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी प्रोसेस। ड्रग्स का मतलब हो गया औषधि, जो दवा आप ले रहे हैं, जो डॉक्टर साहब को सजेस्ट करेगा, और वो सजेशन किस थ्रू करेगा, किस के द्वारा करेगा। पहले वो डिसीज के बारे में आपके सिम्टम्स को जानेगा, और अगर ज़्यादा क्रिटिकल है तो वो डायग्नोसिस करेगा, यानी ब्लड टेस्ट वगैरह करेगा, जिसके हिसाब से वो पता लगा लेगा कि आपके शरीर में जो बॉडी फंक्शन है उसमें कोई कमी आ गई है, वो एबनॉर्मल है, यानी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, असामान्य हो चुका है। तो उसका इलाज क्या करेगा, तो इसमें क्या करना आपको कि फार्मेकोलॉजी में साइंटिफिक स्टडी यानी वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं कि कौन सा ड्रग बॉडी प्रोसेस में किस प्रकार का इफेक्ट यानी प्रभाव डालता है, ठीक। यूज ड्रग्स टू रिटर्न एबनॉर्मल कंडीशन टू नॉर्मल। अब आखिर ड्रग्स का काम क्या है, ड्रग्स तो आप ले लिए, दवा ले लिए, डॉक्टर ने आपको दे दिया, तो क्या करेगा,
कि जो आपका शरीर एबनॉर्मल कंडीशन में था, यानी असामान्य अवस्था में था, असामान्य दशा में था, उसको सामान्य दशा में ले आता है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, ड्रग का यूज करते हैं। तो ये आपने पढ़ा पैथोफिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी, ये भी आपके सिस्टम से ही रिलेटिव है, इसलिए इसको भी पढ़ना जरूरी है। अब ओवरऑल आते हैं कि ऑर्गन सिस्टम क्या है। सिस्टम वर्ड बहुत बार यूज होता है, फिजिक्स में केमिस्ट्री में भी आपको सिस्टम वर्ड मिलेगा, और आपके मतलब लाइफ में सिस्टम वर्ड कई बार आता है। लेकिन चूंकि हम बायो पढ़ रहे हैं, तो बायो में सिस्टम यानी तंत्र का मतलब क्या है। सिस्टम यानी प्रणाली, प्रणाली का मतलब जिसको हम तंत्र भी कह सकते हैं। सिस्टम का मतलब हो गया कि ए सिस्टम इज ए सेट ऑफ रूल्स, नियमों का एक सेट। सेट का मतलब एक समूह हो गया, ग्रुप ऑफ रूल्स कह सकते हैं। वैसे ग्रुप तो बहुत ज्यादा सेट नहीं होगा, सेट मतलब पर्टिकुलर ग्रुप होता है। तो सिस्टम इज ए सेट ऑफ रूल्स, नियमों का एक सेट होगा, नियमों का एक ग्रुप होगा, एक समूह होगा। एंड अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, या अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का अरेंजमेंट, संगठन होता है, या उसको क्रमबद्ध रखना होता है, ठीक है। और ए ग्रुप ऑफ द रिलेटेड थिंग्स दैट वर्क टुवर्ड ए कॉमन गोल, या फिर एक ऐसा समूह जो किसी विशेष कार्य के लिए, कॉमन गोल यानी एक खास कार्य के लिए एक साथ मिलकर काम करती हैं। तो वो सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है, सिस्टम कहलाती हैं, ठीक है। सिस्टम बायोलॉजी में एक तरह से ये कहा जा सकता है, नियमों का एक सेट होगा, या अरेंजमेंट होगा, वस्तुओं का अरेंजमेंट आप ही अरेंज करते होंगे। जैसे शादी हो गई, तो शादी में बहुत सारी चीजें लगती हैं, अलग अलग काम लगता है, तो उनके लिए अलग अलग रूल्स होते हैं, कौन क्या करे कौन क्या। इसी प्रकार सिस्टम में भी है। और फिर साथ मिलकर, जैसे मान लीजिए जो भी आपने काम दिया शादी में, कोई टेंट ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो सब मिलकर एक पर्टिकुलर गोल यानी विशेष काम कर रहे हैं। जैसे शादी एक विशेष काम हो गया, उसको परफॉर्म कर, उसको दे रहे हैं, उसको उसमें लगे हुए हैं। तो वैसे ये भी है कि सारा सिस्टम मिलकर एक स्पेसिफिक वर्क को डन करता है, यानी पूरा करता है, जिसको हम कह सकते हैं कॉमन गोल, ठीक है। एग्जाम्पल चूंकि हम बायो में पढ़े, तो बायो के जैसा एग्जाम्पल क्या होगा, एन एग्जाम्पल ऑल द ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर फॉर डाइजेशन। मान लीजिए हम डाइजेशन को उठा लेते हैं, तो जितने भी डाइजेशन में ऑर्गन होंगे वो सब मिलकर क्या करेंगे, एक ही काम करेंगे, डाइजेशन का ही काम करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा अंग मिलेगा, माउथ है, एसोफेगस है, इसके बाद आपका लीवर मिलेगा जो कि एक ग्लैंड है, स्टमच है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो सब मिलकर जो 10 मीटर लंबी ट्रैक बनती है, एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नलिका बनती है, वो सब मिलकर, सारे अंग मिलकर एक काम करते हैं, विशेष काम करते हैं, भोजन का पाचन। भोजन का पाचन एक गोल है, ठीक है ना, यहाँ लिखा कॉमन गोल, एक विशेष गोल। गोल का मतलब वो लक्ष्य है जिसको आपके सारे अंग मिलकर पूरा करें। लेकिन कौन से सारे अंग मिलकर, किसके सारे अंग मिलकर, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे अंग मिलकर एक कॉमन गोल यानी डाइजेशन का काम कर रहे हैं। तो सिस्टम का मतलब बायोलॉजी के हिसाब से थोड़ा ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब आते हैं ऑर्गन सिस्टम क्या है। सिस्टम दैट मेंटेनिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट विद द बॉडी, बॉडी के साथ, बॉडी में एक ऐसा तंत्र होगा जो आपके आंतरिक दशाओं को या आंतरिक वातावरण को बना के रखता है। आंतरिक वातावरण किसके द्वारा बनेगा, वो ऑर्गन सिस्टम के द्वारा बनता है। या लिखा हुआ है प्रणाली तंत्र जो शरीर की आंतरिक वातावरण या दशा को बनाए रखता है, उसको हम ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन का मतलब अंग हो गया और सिस्टम का मतलब प्रणाली या तंत्र हो गया, ठीक है। अब यहाँ एक बात है कि आल सिस्टम कनेक्टेड विद ब्लड स्ट्रीम, जितने भी सिस्टम आप पढ़ेंगे वो किससे जुड़े हुए हैं, ब्लड स्ट्रीम यानी खून से या रक्त की धाराओं से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब इसके बारे में आपको जब आगे पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे ब्लड स्ट्रीम की बात की जा रही है। फिलहाल इसको आपको माइंड में रखना है ये बात, ताकि आगे आप इसको जान सके कि ऑल सिस्टम कनेक्टेड विद ब्लड स्ट्रीम, जितने भी सिस्टम हैं वो ब्लड स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, ठीक ना। ये आपको पॉइंट को याद रखना है।
अब एक बात आती है, कभी कभार ऐसे बात किया जाता है कि ऑर्गन सिस्टम ठीक है, तो बायोलॉजिकल सिस्टम क्या है? चूंकि हम बायो पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजिकल सिस्टम क्या है, जैविक प्रणाली क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट ए पर्टिकुलर टास्क। इट इज ए ग्रुप, ग्रुप का मतलब समूह हो गया, ऑफ ऑर्गन किसका समूह, अंगों का समूह, दैट वर्क टुगेदर जो एक साथ मिलकर काम करती है, टू कैरी आउट ए पर्टिकुलर टास्क। कैरी आउट का मतलब हो गया पूरा करती है, किसको करती है, एक विशेष कार्य को पूरा करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम, तो इस सिस्टम को अगर हम किसी और जगह पे यूज करना चाहें तो वो तो चल सकता है, लेकिन इसका एग्जांपल जो आपने दिया वो बायोलॉजी के हिसाब से दिया, तो ये सिस्टम भी आपका जो डिफाइन किया है ये बायो पर भी लागू होगा। लेकिन अगर हम कहें तब पर्टिकुलर हमको बायोलॉजी में सिस्टम का डिफाइन करिए कैसे बनाएंगे, तो उसमें बायोलॉजी जोड़ना पड़ेगा, यानी बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक ना, बायोलॉजिकल सिस्टम में वही चीज बताएगी जो ये कह रहा है, ठीक ना, उसको क्लियर कट कर रहा है कौन, बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम वो हो गया कि एक अंगों का ऐसा समूह जो एक साथ मिलकर एक विशेष कार्य को पूरा करेंगे, उसको हम बायोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। अब आगे देखते हैं क्या मिलता है। अब ऑर्गन सिस्टम आप पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गन सिस्टम में पहला सिस्टम, एक बात उसमें कहा गया था कि जितने भी सिस्टम होंगे वो ब्लड स्ट्रीम से जुड़े होते हैं। इस बात को आपको नोट करके रखना है माइंड में, और कैसे जुड़े होते हैं उनके बारे में भी आप डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। पहला सिस्टम, चूंकि ब्लड स्ट्रीम की बात चल रही, खून की धारा, खून कहाँ से संबंधित होगा, तो सीधा सा मतलब है कि परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम से ही डायरेक्ट ब्लड कनेक्टेड होता है। तो पहले हम चलते हैं पहला सिस्टम के बारे में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक ना। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियो वर्ड ज्यादातर हार्ट से संबंधित होता है। जैसे कोई डॉक्टर अगर हार्ट पेशेंट है, अगर वो डॉक्टर के पास जाता है तो उस डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। यहाँ पर देखिए कार्डी जो वर्ड है वो हार्ट से ही संबंधित है। या फिर आपने मसल्स के बारे में पढ़ा होगा, तो 3 तरह के मसल्स माने मतलब ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। वैसे जितने भी एनिमल्स होंगे अगर उनमें मसल सिस्टम देखा जाए तो 3 तरह के होंगे। पहला होता है वॉलेंट्री, जो हमारी इच्छा अनुसार काम कर सकता है, जिस पर हमारा कंट्रोल हो। इनवॉलेंट्री, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे शरीर के आंतरिक अंगों के मसल्स। और कार्डियक मसल, यहाँ भी देखिए कार्डियक है, कार्डियक का मतलब हृदय की मांसपेशी या हृदय पेशी, ठीक ना। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियो का मतलब हार्ट हो गया और वास्कुलर का मतलब उससे निकलने वाले वेन्स, वेसल्स यानी नसें जो शरीर में फैली हुई होती है। बहुत सारी नसें हैं, इतना ज़्यादा नस है कि अगर आप लाइन से जोड़ते चलेंगे तो पृथ्वी को 1 से 2 बार लपेटा जा सकता है। ह्यूमन बॉडी में इतनी ज़्यादा वेसल्स यानी नसें पाई जाती हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है, क्या पढ़ना है आपको, क्या होता है, क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट ब्लड। सबसे पहली बात ये क्या, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है वितरण करना, बांटना या पहुंचाना या प्रसार करना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हो जाएगा प्रसार करना। किसका प्रसारण करती है, ब्लड का। ब्लड का मतलब हो गया खून, ठीक है, हार्ट में आता है, हार्ट पंप कर देता है, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में वो पहुंचती हैं। कहाँ तक जाती हैं, टिश्यू लेवल तक पहुंचती हैं। इसके बाद क्या क्या और डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्या प्रसारित करता है, क्या बांटता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन यानी कंडक्शन किससे द्वारा होगा, ब्लड स्ट्रीम में होगा, खून की धारा में होगा। न्यूट्रिएंट और वेस्ट, जितने भी पोषक तत्व होंगे जो आपका डाइजेशन सिस्टम पचा के रखता है, उसको भी क्या किया जाएगा, किस में भेजा जाएगा, किसके द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाया जाएगा, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ही होगा। न्यूट्रिएंट को ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ही भेजा जाता है। यहाँ पे देखिए ब्लड स्ट्रीम जुड़ा हुआ है। जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो भी सब कहाँ पाया जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में। हार्मोन्स का मतलब होता है केमिकल मैसेंजर, रासायनिक संदेश वाहक। केमिकल मैसेंजर क्यों कहा गया, इसके बारे में जब आप चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, कौन सा सिस्टम होगा, एंडोक्राइन सिस्टम जब आप पढ़ेंगे
यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10 में चैप्टर ये भी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें आपको नर्व सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा जाएगा। तो उसमें ये बहुत ज़्यादा क्लियर होगा कि क्यों इसको केमिकल मैसेंजर कहा जाता है। फिलहाल आप ये जानिए कि रासायनिक संदेश वाहक इसका एक नाम है, कभी कभार कंपटीशन में पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से केमिकल मैसेंजर कहलाता है। ठीक है, केमिकल मैसेंजर हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होगा, कहाँ से निकलेगा, किस ग्रंथि द्वारा निकलता है, वो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। ये ऐसी ग्रंथि होती है जिसमें कोई नली नहीं जुड़ी होती है। ठीक है, नली नहीं जुड़ी होती। जैसे अगर आप लार ग्रंथि देखते हैं जो कि आपके शरीर में कितनी संख्या में है, कुल 6 होती है। ठीक ना, लार ग्रंथियां अपने जो भी इसके अंदर रसायन होगा जैसे टायरिन वगैरह एंजाइम होता है, ये जब आपके मुंह में ले आती है तो एक विशेष प्रकार की नली द्वारा लाती है जिसको सैलिवरी डक्ट यानी लार ग्रंथि नलिका कहते हैं या लार नलिका कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये डक्ट द्वारा जाती है, नली के द्वारा पहुंचाएगी, तो वो डक्टलेस नहीं है, वो नलिका युक्त ग्रंथियां होती है जिसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। यहाँ पर ये ग्रंथियां जो होती हैं वो बिना नलिका की होती है। इसको आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ किडनी ड्रा करूँ, किडनी आपने पिक्चर उसका देखे होगा, बिल्कुल बीन सीड जैसी होती है, यानी सेब के बीज जैसा। इसके ऊपर एड्रीनल ग्रंथि है। ठीक ना, ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसके चारों तरफ कोई भी नलिका नहीं पाई जाती। ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में यहाँ पर जो भी हार्मोन आएगा ऊपर पहुंच जाता है और तुरंत रक्त की धारा आएगी, इसको अपने साथ लेती जाएगी। तो किडनी के ऊपर एक विशेष प्रकार की ग्रंथि एड्रीनल ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, जो कि वो किसका उदाहरण है, एंडोक्राइन ग्लैंड का। यानी ये ऐसी नलिका होती है जो डक्टलेस होती है। लार ग्रंथि आपके शरीर में 6 है, यानी 3 जोड़े में, एक यहाँ पर कान के पीछे जिसको पैरोटिड कहते हैं, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये 3 हो गए। ठीक है, अब आते हैं अब देखते हैं कि और कौन सी चीजें आपका सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट करता है। ब्लड का ही एक पार्ट है WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, इसका इंटरनेशनल नाम ल्यूकोसाइट है ही है। WBC का मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स आपके शरीर में क्या काम करती हैं, शरीर में ये इम्यून सिस्टम बना के रखती है। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल यानी जैसे बैक्टीरिया या कोई ऐसा पार्टिकल आपके शरीर में घुस जाता तो उसको समाप्त करने का काम, उसको निगलने का काम कौन करता है, WBC करती है। ठीक ना, एंटीबॉडी जो आपके ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है, शरीर की रक्षा करने में काम आती है और बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। जब एंटीबॉडी आपको पढ़ाया जाएगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तब उसमें आप इसको पढ़ पाएंगे। हीट रेगुलेशन का काम भी कौन करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। शरीर का तापमान बनाए रखने का काम, उसको बैलेंस करने का काम भी जिम्मेदारी किसकी होगी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। अब यहाँ पर आपने जाना कि ये कैसे ब्लड स्ट्रीम यानी खून की धारा से जुड़ा हुआ, चूंकि ये सिस्टम ही ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, प्रसारित कर रहा है, बांट रहा है, इसलिए इसका डायरेक्ट संबंध तो ब्लड स्ट्रीम से हुआ। अब अगला पढ़ते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र का मतलब है एक्सचेंज O2 एंड CO2 बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द ब्लड स्ट्रीम। ठीक, यहाँ पे देखिए आपको सिस्टम मिला ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, रक्त की धारा। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, ये एक्सचेंज करता है, किसका एक्सचेंज करेगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। कहाँ से होगा, आप सांस लेते हैं नॉस्ट्रिल के द्वारा, मुंह के मतलब नाक के द्वारा हवा अंदर ले जाते हैं, ये लंग्स यानी फेफड़ों में पहुंच जाती है और वहाँ पर एक छोटी छोटी थैलियाँ पाई जाती हैं जिसको एयर सैक या एल्वोली कहा जाता है। वहाँ पर ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है, लंग्स में या डाला जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन को ले लिया जाता है, तो वहीं पर एक्सचेंज होता है। ठीक ना, तो यहाँ वही कहा गया कि एटमॉस्फेयर से आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान, और ये कहाँ होगा, किसमें, ये एटमॉस्फेयर से और आपके एल्वोली में जो एक्सचेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का, वो किसको मिलेगा, ब्लड स्ट्रीम को। ठीक है, यानी आपका जो ये कहते हैं ब्लड स्ट्रीम इस सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है।
ठीक है। यही ब्लड स्ट्रीम क्या करेगा, फेफड़े के बाद यही ब्लड जो ऑक्सीजन लेके जा रहा है वो सीधे कार्डियो सर्कुलेटरी सिस्टम के पास पहुंचेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम यही ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे शरीर में पंप कर देगा। शरीर के सेल्स काम करेंगे, उनके साथ वेस्ट मटेरियल बनेगा और वेस्ट में ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर वो वापस किसके द्वारा आएगी, आर्टरी के द्वारा ब्लड की सप्लाई शरीर से सेल्स तक पहुंचेगी और वहां से वापस जो आएंगी वो वेन्स होगी, यानी सिराओं के माध्यम से फिर हार्ट में आएगा और हार्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है उसको लंग्स में भेजा जाए, यानी फेफड़ों में भेजा जाता है। फिर वहां से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर दिया जाता है, यानी बाहर छोड़ा जाता है। अब ऑक्सीजन का आना, शरीर में जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस आना है हार्ट तक और हार्ट से लंग यानी फेफड़े तक पहुंचना, वहां से फिर वातावरण में छोड़ना। तो इसको शरीर में ले आने और ले जाने का काम कौन कर रहा है, ब्लड स्ट्रीम। यहाँ भी देखिए ब्लड स्ट्रीम वर्ड जुड़ा हुआ है। थर्ड आप सिस्टम पढ़ते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी जीआई सिस्टम, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। हाँ, एक चीज इसमें छूट रहा है, एक्सचेंज का मतलब क्या है, बदलाव का मतलब हो गया, आदान प्रदान का मतलब क्या हो गया, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, प्रसार भी कह सकते हैं। डिफ्यूजन का मतलब भी प्रसार ही होता है। डिफ्यूजन का मतलब नेट मूवमेंट, यानी एक ऐसा मूवमेंट होता है ऑफ एनीथिंग फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं और फेफड़े में ऑक्सीजन पहुंच रहा है तो फेफड़े में आया हुआ भी ताज़ा ऑक्सीजन जो अभी आपने एटमॉस्फेयर से लिया है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। मात्रा ज़्यादा है तो उसका मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, सांद्रता ज़्यादा है। और जो फेफड़े में पहले से मौजूद ऑक्सीजन होगा, जो सेल्स काम करने के बाद वेस्ट के तौर पे आती हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, यानी उनका कंसंट्रेशन लो है। तो इसीलिए देखिए ऑक्सीजन क्या होगा, जो वातावरण से है वो हायर कंसंट्रेशन है, जो पहले से अल्वेओली सैक में मौजूद है वो लोअर कंसंट्रेशन है। यानी आपके ब्लड स्ट्रीम में जो मौजूद है वो लोअर कंसंट्रेशन वाला होगा, तो हायर वाला कहाँ चला जाता है, लोअर के पास, और लोअर वाला फिर क्या, फिर उसमें देखिए हाँ लोअर वाला नहीं जाता, लेकिन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अल्वेओली का जो होगा वाल्स होती हैं, यहाँ पर बहुत सारा ब्लड होता है। ब्लड क्या लेके आ रही है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। क्योंकि ये जो ब्लड है शरीर से वापस आ रहे हैं, वापस लेके आ रही हैं, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि बार बार सेल्स काम करते हैं तो वेस्ट मटेरियल ज़्यादा बनता है, यानी ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, तो ग्लूकोज के तोड़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बनती जाती है। तो यहाँ पर इसका परसेंटेज ज़्यादा है। वहीं जो आप सांस में ले रहे हैं, फेफड़े से द्वारा अंदर आ रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कम है, यानी ये हायर कंसंट्रेशन हुआ और ये लोअर कंसंट्रेशन वाला हुआ। तो हायर वाला किधर भग जाएगा, लोअर की तरफ, यानी फेफड़े में भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है। यही ऑक्सीजन को देखते हैं, जो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा लाए गए ऑक्सीजन होता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, यानी वो लोअर हो गया, और जो आप फेफड़े में ऑक्सीजन भर रहे हैं उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, यानी वो हायर हो गया। तो हायर कंसंट्रेशन वापस कहाँ चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में। इसी प्रकार एक्सचेंज होता है, बदला हुआ इसका यहाँ से, इसीलिए इसको हम एक्सचेंज या डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी जीआई सिस्टम, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, यानी सीधा सीधा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या है, पाचन क्या है, डाइजेस्ट फूड एंड देन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यहाँ पे देखिए वर्ड आएगा ब्लड स्ट्रीम, ठीक ना। डाइजेस्ट फूड, डाइजेस्ट का मतलब हो गया पचाना, डाइजेशन क्या होगा, बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, यानी पोषक तत्व जो बहुत बड़े पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट में आप लीजिए फैट हो गया, ये जब हायर नहीं कह सकते इसको, हम कह सकते मैक्रोन्यूट्रिएंट है, इसको बहुत सिंपल फॉर्म में तोड़ना, और वो भी किसकी मदद से, ज़्यादातर एंजाइम की मदद से इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ना, बहुत सिंपल भागों में तोड़ना, या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, ठीक ना, या कंपाउंड न्यूट्रिएंट को, कंपाउंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को बिल्कुल सिंपल
ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज करना, बदलना डाइजेशन कहलाता है। तो डाइजेस्ट फूड ये क्या करेगा, भोजन का पाचन करेगा एंड एब्जॉर्ब उसको, एंड देन एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब कहाँ होगा, पाचन तंत्र में स्मॉल इंटेस्टाइन एक वैसा पार्ट है जिसकी दीवार उंगली जैसी रचना पाई जाती है। यानी अगर इंटेस्टाइन की दीवार आप देखेंगे वो छोटे छोटे फिंगर जैसा प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसको विलाई कहते हैं। विलाई में ही क्या किया जाता है, बहुत सारी खून की नसें पाई जाती है, यहीं पर ही न्यूट्रिएंट यानी जो सिंपल फॉर्म में है, ऐसा पोषक तत्व जो बिल्कुल सरल हो चुका है, टूटते हुए मतलब लगातार उस पर एंजाइम की क्रिया होती गई और वो बिल्कुल सिंपल हो गया, वो पहुंच जाता है और वहीं पर उसको ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है ताकि न्यूट्रिएंट्स को फिर सेल्स के अलग अलग सेल मतलब जहां पर इसको पहुंचा हुआ है टिश्यू लेवल तक उसको पहुंचा दिया जाता है। तो ठीक है, डाइजेशन में भी आपने जाना कि डाइजेस्ट फूड होगा, उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा न्यूट्रिएंट को और फिर उसको कहाँ छोड़ा जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में। अब आगे कौन सा सिस्टम है इसके बाद, डाइजेशन यानी पाचन तंत्र में हम करते क्या है, फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, फूड जो हम खा रहे हैं वो किस रूप में होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ज़्यादा प्राय अधिकतर जो भी हम खाना खाते हैं वो बहुत जटिल रूप में होता है। ठीक ना, यानी वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसका डाइजेशन पाचन किया जाता है और उसको किस में बदला जाता है, सिंपल फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स को आप कन्वर्जन किया जाता है यानी उसको तोड़ा जाता है किस रूप में, सिंपल फॉर्म में। ठीक, जरूरी है क्योंकि इंटेस्टाइन की दीवार किसको एब्जॉर्ब कर सकती है, किसका अवशोषण कर सकती है, सिर्फ सिंपल फॉर्म को, यानी भोजन के सरल रूप को ही वो एब्जॉर्ब कर सकती है, न्यूट्रिएंट के सबसे सिंपल फॉर्म को ही एब्जॉर्ब कर सकती है, वरना डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो डाइजेशन जो होगा वो होगा कहाँ, माउथ से स्टार्ट होता है और डियोडिनम ग्रहणी तक चलता है। ठीक ना, ग्रहणी और जेजिनम इलियम, जेजिनम और इलियम, डियोडिनम, जेजिनम और इलियम, ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के भाग हैं। ग्रहणी, पश्चांत और शेषांत, ये तीनों भाग किसके हैं, छोटी आंत के भाग होते हैं। ठीक ना, लेकिन छोटी आंत में ये डियोडिनम एक ऐसा भाग है जहां पाचन की पूरी क्रिया कंप्लीट हो जाती है और जेजिनम इलियम में जाकर अवशोषण की क्रिया की जाती है। तो अभी हमने जाना कि फूड जो हम खा रहे हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको हमने डाइजेशन के थ्रू, डाइजेशन के द्वारा हमने बहुत ज़्यादा सिंपल फॉर्म में बना लिया, यानी बहुत सरल अणुओं में, सरल पोषक तत्वों में बदल दिया। अब उसका क्या करना है, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन करना है, यानी अवशोषित करना है, अवशोषण करना है। ठीक ना, तो अवशोषण को भी बताया गया कि ये कहाँ होगा, छोटी आंत के बाकी दोनों भागों में अवशोषण का क्रिया की जाएगी। ठीक ना, इन दोनों भाग में जेजिनम और इलियम में क्या पाई जाती है, विलाई पाई जाती है और विलाई के द्वारा ही अवशोषण की क्रिया को पूरा किया जाता है। ठीक ना, और सब कुछ जो अवशोषित होगा उसको कहाँ डाला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम, यानी यहाँ भी देखिए ब्लड स्ट्रीम जुड़ा हुआ है। अब हम अपने आहार में क्या सबसे ज्यादा खाते हैं, कौन सा न्यूट्रिएंट खाते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, उसका क्या सिंपल फॉर्म बनता है। तो 4 मेजर न्यूट्रिएंट हैं जो हम अपने खाने में भर भर के खाते हैं। पहला यानी उसका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट है जो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसका आप सिंपल फॉर्म जानेंगे जो डाइजेशन के बाद वो बदल जाता है। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद किस रूप में होता है, एब्जॉर्प्शन से पहले, अवशोषण से पहले वो बन जाता है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट किसमें बदल जाता है, मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनो का मतलब होता है सिंपल, सैकेराइड का मतलब शुगर। ये कॉम्प्लेक्स शुगर यानी जटिल शर्करा है और मोनोसैकेराइड उसका बिल्कुल साधारण और सरल रूप है। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज बहुत सिंपल रूप है, जबकि हम कार्बोहाइड्रेट का जटिल देखते हैं तो वो स्टार्च होगा, स्टार्च बहुत जटिल होता है। ठीक ना, स्टार्च जब आप खाएंगे तो वो बहुत जटिल होता है और उसको तोड़ते 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 वो किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है,
उसके सबसे साधारण रूप यानी मोनोसैकेराइड के रूप में, जिसको हम ग्लूकोज, ये उसका एग्जाम्पल है, यानी सिंपल शुगर में बदल देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स शुगर हो गया और ये सिंपल शुगर हो गया। कार्बोहाइड्रेट आप बहुत खाते हैं। दूसरा लिपिड, जिसको हम फैट भी कहते हैं, लिपिड को डाइजेशन के बाद किसमें बदला जाता है? फैटी एसिड। यानी लिपिड यानी फैट का सबसे सरल रूप क्या है? फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों कहा जा सकता है, वसी अम्ल में बदला जाता है। ठीक। प्रोटीन भी आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, जितना भी चिकन फाइबर वगैरह खाएंगे, फाइबर्स में भी प्रोटीन होता है, यानी मीट वगैरह में, सोयाबीन में, दाल में, दलहन वाले जितने भी होंगे, जितने दाल देने वाले बीज होंगे, उनमें भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो प्रोटीन को डाइजेशन के बाद किसमें बदला जाता है? अमीनो अम्ल में। ठीक है। प्रोटीन का जो पाचन होगा उसका सरल रूप किसमें हो जाएगा? अमीनो अम्ल। अब आता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। हाँ, हालांकि अब ये थोड़ा सा अटकने वाली चीज है कि हाँ, कहाँ हम न्यूक्लिक अम्ल खाते हैं, या कोई ऐसा खाना आपको तो नहीं मिलता है जिसमें स्पेशली लिखा होगा कि न्यूक्लिक अम्ल है, इसमें आप भर के खाइए, या जो भी आप खा रहे हैं उसमें कहीं ऐसा नहीं लगता है कि न्यूक्लिक अम्ल होगा। कार्बोहाइड्रेट आपने सुना, लिपिड आपने सुना यानी फैट आपने सुना, प्रोटीन सुना, विटामिन आपने सुना होगा, मिनरल्स यानी खनिज सुने होंगे, लेकिन न्यूक्लिक एसिड कहाँ हम खाते हैं? ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड खाया जाता है और हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। वो अभी कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन फिलहाल न्यूक्लिक एसिड को किस में बदला जाता है? न्यूक्लियोटाइड में बदला जाता है। न्यूक्लियोटाइड वर्ड आपको मिलेगा या 9th में आपने पढ़ा होगा, जब डीएनए वगैरह आप पढ़ेंगे उसके रचना में आएगा, या आगे इसी में भी आएगा ही कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ठीक है ना। तो ये 4 मेजर कंपोनेंट थे। और ये कौन से कंपोनेंट है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड? किसे कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। यानी किसी ऐसे रासायनिक तत्व में, यौगिक में, जिसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन दोनों मौजूद होगा, वो किसमें आ जाएगा? ऑर्गेनिक। जैसे अगर मैं कहूँ कि क्या CO2 कार्बनिक कंपाउंड है, तो नहीं, क्योंकि इसमें क्या नहीं प्रेजेंट है? हाइड्रोजन नहीं है। जबकि C6H12O6 बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हैं। ठीक है। हाँ, अब इसका ये न्यूक्लिक एसिड हम कैसे खाते हैं, इसका यहाँ पर एक उदाहरण, यहाँ मतलब एक बात कही गई है कि एवरीथिंग वी ईट, जो भी हम खाते हैं, विद द एक्सेप्शन, अपवाद के तौर पे है, जल और नमक। जल और नमक, ठीक है, कम्स फ्रॉम लिविंग थिंग। जितना भी चीज हम खा रहे हैं, पानी और नमक को छोड़कर वो सब कहाँ से आती है? लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तुओं से। सब्जी पौधा बनाएगा, वो भी लिविंग थिंग्स है। मसाले जितने भी होंगे वो भी लिविंग थिंग्स यानी पौधों से ही आती है। तेल आपका पौधों से आता है। मीट पौधों से, अंडा जंतु से, मीट जो होगा वो जंतुओं से आएगा और अंडा जंतु से ही, या पक्षियों के अंडे आप खाते हैं। मछली आप कहाँ से खाते हैं? वो भी एक तरह का एनिमल ही हो गया। तो जितना भी चीज़ हम खा रहे हैं, रोटी जो अनाज गेहूं से आती है वो भी एक तरह का लिविंग थिंग से ही बनता है। तो जो भी कुछ खाते हैं वो हमको कहाँ से मिलता है, कहाँ से हम डिराइव करते हैं, वो सब कुछ लिविंग थिंग से ही मिलता है। ठीक ना। इसके अलावा 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हम लिविंग थिंग से नहीं, वो नॉर्मली आपको मिल जाती है, वाटर और साल्ट। अब लिविंग थिंग्स जो खाते हैं उसमें न्यूक्लिक एसिड्स का क्या रोल है? ठीक ना। जो भी हम लिविंग थिंग्स खाते हैं, लिविंग थिंग्स किस चीज का बना होता है? लिविंग थिंग्स जो होता है उसमें पाया जाता है सेल। जितनी भी जीवित चीज हम खा रहे हैं, लिविंग थिंग्स खा रहे हैं, वो सब सेल्स के ही बने होते हैं। ठीक ना। अगर हम कोई सब्जी खा रहे हैं, सब्जी भी बहुत सारी कोशिकाओं की बनी होती है। मीट खा रहे हैं तो मीट यानी मांस अगर खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, तो उसमें जो रेशे होते हैं मांस के, वो मसल फाइबर, मसल सेल्स होती है, आखिर वो भी सेल्स होती है। ठीक है। जो भी कुछ हम लिविंग्स खा रहे हैं वो सब सेल्स की ही बनी होती, लिविंग सेल्स की ही बनी होती है। ठीक। और सेल्स के केंद्र में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। सभी कोशिकाओं के पास अपना केंद्रक होता है, आरबीसी को छोड़कर। रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है। तो सेल्स में हो गया कि उसके पास न्यूक्लियस पाई जाती है। तो सेल के अंदर 2 चीज होता है।
ठीक है। सेल में अगर आप देखेंगे न्यूक्लियस को छोड़कर, जैसे मान लीजिए कि एक तरह का ये सेल हो गया जिसके बीच में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है, डीएनए, और आरएनए कहाँ होगा, उसके साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद होगा, आरएनए। अब डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, देखिए आया ना न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। इस प्रकार हम इतनी सारा सेल्स खाएंगे। एक सब्जी अगर आप ले, मान लीजिए आपने खीरा ले लिया, खीरा इतना बड़ा अगर आपने ले लिया, 3 या 4 इंच का खीरा या मान लीजिए 6 इंच का खीरा, तो वो उसमें बहुत सारे सेल्स कंटेन होंगे, ठीक ना। और हर सेल्स में आरएनए डीएनए पाया जाता होगा। तो इतना ज़्यादा हम डीएनए आरएनए खा रहे हैं, यानी हम न्यूक्लिक एसिड को खा रहे हैं, ठीक ना। तो ये आपने क्लियर हो गया होगा कि हमारे भोजन में 4 मुख्य तत्व सबसे ज़्यादा हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, जिसका सिंपल डाइजेशन के बाद क्या कन्वर्जन होता है, मोनोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड, फैटी एसिड किसका होता है, लिपिड का फैटी एसिड में, प्रोटीन का अमीनो एसिड में, और न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्जन यानी बदलाव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक बात कहेगी कि जितना भी हम चीजें खाते हैं वो सब लिविंग थिंग से आती है। जो ये तथ्य किसको क्लियर करता है, न्यूक्लिक एसिड को क्लियर करता है। अब आगे कौन सा आप देखेंगे, चौथा सिस्टम पढ़ते हैं। चौथा सिस्टम आपको मिलेगा रेनल यूरेनरी या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब ये क्या करेगा, रिमूवल मेटाबॉलिक वेस्ट एंड एक्सेस H2O एंड साल्ट फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम। यहाँ भी देखिए ब्लड स्ट्रीम है, खून की धाराओं में जितना भी एक्सेस अमाउंट में, अधिक मात्रा में अगर पानी होगा, नमक होगा, साल्ट का मतलब यहाँ खनिज होगा, ठीक ना, और बहुत सारा मेटाबॉलिक वेस्ट, उपापचयी वेस्ट होगा, व्यर्थ पदार्थ होंगे, उनका निष्कासन करना, उनको ब्लड स्ट्रीम से हटाने का काम रेनल यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। मेटाबॉलिक का मतलब होता है बायोकेमिकल, जितना भी आपके शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं, उनके रेट को, उनके दर को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक ना। तो जितना भी मेटाबॉलिज्म होगा, जाहिर सी बात आप इंजन ही देखते हैं, इंजन बहुत सारा काम करता है, उसके साथ बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, चाहे कीचड़, जो आप डीजल की कीचड़ के तौर पे देखते होंगे, या फिर उसमें धुआं निकलता है, वो सब उसका वेस्ट होता है, जो कि उसके अगर कोई इंजन में रुक जाए तो इंजन सीज भी हो सकती है, इंजन बंद पड़ जाएगी। वैसे ही शरीर में भी अगर वेस्ट मटेरियल ना रिमूवल किया जाए टाइम टू टाइम, तो शरीर भी आपका बंद पड़ जाएगा। इसलिए जो भी आपके ब्लड स्ट्रीम में जितनी भी चीज़ें वेस्ट मटेरियल है, उसको निकालने का काम रेनल यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम करती है। अब आते हैं इम्यून या लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मेन होता है WBC, ठीक है। WBC में आप पढ़ेंगे जब ब्लड के बारे में, तो WBC 5 प्रकार की होती हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होगा WBC, वो इसका सबसे ज़्यादा रोल होता है, ठीक ना। WBC का नेचर क्या है, फैगोसाइटिक होता है, यानी भक्षण करने वाला, यानी अगर कोई बैक्टीरिया देखा वो उसको तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा इम्यूनोलॉजिकल एक्टिव, यानी प्रतिरक्षा रूप से ये सक्रिय होता है। शरीर में प्रतिरक्षण को बढ़ाने के लिए ये सबसे ज़्यादा एक्टिव सेल्स पाई जाती हैं, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके शरीर में, क्योंकि अगर कोई बाहर से बैक्टीरिया आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे है, मान लीजिए आपके ब्लड स्ट्रीम में कोई फॉरेन एजेंट्स, यानी बाहर से कोई एजेंट आ गया, जैसे बैक्टीरिया, वायरस आ गया, कोई जर्म आ गया, ब्लड स्ट्रीम में है, तो WBC जो कि ब्लड स्ट्रीम में ही पाई जाती है, वो उसको क्या कर देगी, इनएक्टिव कर देगी, यानी उसको निष्क्रिय बना देगी, या उसको निकल जाएगी, या उसको डिस्ट्रॉय कर देगी फॉरेन एजेंट्स को, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इम्यून सिस्टम भी आपको किससे द्वारा जुड़ा हुआ है, ब्लड स्ट्रीम से। अब इंट्राग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसको स्किन या अध्यावरणिक तंत्र कहते हैं। स्किन लेयर जो आपके पास पाया जाता है, यानी स्किन सबसे ऊपर, और स्किन एक ऐसा अंग है पूरे बॉडी में, सबसे बड़ा अगर अंग कहा जाए तो वो स्किन ही है, ठीक है। मानव में त्वचा सबसे बड़ी अंग मानी जाती है, और सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी हो जाएगी लीवर यानी यकृत, ठीक है। इंट्राग्यूमेंट्री सिस्टम में आप क्या पढ़ेंगे, काम क्या करता है, ये एक तरह का मैकेनिकल बैरियर बनाता है, ठीक है। बैरियर का मतलब अवरोध, देख रहे हैं स्किन
स्किन की जो सेल्स बहुत कॉम्पैक्ट होती है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल टच में होती है, इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है कि उनमें गैप नहीं होता है। और ये ज़रूरी भी है, अगर गैप्स होगा तो इतने छोटे छोटे टाइनी बैक्टीरिया वायरस इतने छोटे होते हैं कि इन्हीं गैप्स के द्वारा वो अंदर से शरीर के अंदर आराम से प्रवेश कर जाएंगे, तो आपका शरीर इसके प्रति लड़ नहीं पाएगी। इतनी ज़्यादा इनकी मात्रा है बैक्टीरिया और वायरस की, वो इतना ज़्यादा एंटर करते जाएंगे कि शरीर बहुत जल्दी बीमार होता जाएगा। तो एक तरह का ये बैरियर का काम करते हैं, जो कि शरीर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। और ये हीट बैलेंस बनाते हैं, स्किन आपके शरीर में हीट बैलेंस बनाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे बनाता है। इसमें पाई जाती है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का मतलब पसीने की ग्रंथि, ठीक है। स्वेट ग्लैंड काम कब होगा? जब बॉडी में ओवर हीट हो जाए, बॉडी आपका ओवर हीट ज़्यादा गर्म होने लगे, ठीक है। ओवर हीट कब होगा? या आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से ओवर हीटिंग होने लगता है, तो स्वेट ग्लैंड से बहुत ज़्यादा स्वेट आता है। स्वेट का मतलब पसीना आने लगता है, और ये पसीना चारों तरफ एक बादल जैसा भाप का बादल बनाएगा शरीर के चारों तरफ, जो आपके शरीर को कूल डाउन कर देगा, यानी टेम्परेचर उसको धीरे धीरे कम कर देगा। बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, यानी आपकी हीट बैलेंस को बनाया, ठीक। लेकिन अब यहाँ ब्लड स्ट्रीम कैसे जुड़ा हुआ है? स्वेट ग्लैंड को जो फ्लूइड मिलता है, नरिशमेंट मिलेगा, फ्लूइड मिलेगा, तरल मिलेगा, वो सीधे सीधे किसके द्वारा मिलेगा? ब्लड स्ट्रीम के द्वारा मिलेगा। दूसरा होता है क्यूटेनियस यानी स्किन ब्लड वेसल्स, यानी आपकी स्किन में बहुत छोटी छोटी रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसको क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स कहा जाता है। इसका दो खास काम होता है, ये कंट्रैक्शन कर सकते हैं और डायलेशन कर सकते हैं। कंट्रैक्शंस का मतलब ये बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, और डायलेशन का मतलब होता है बिल्कुल फैलाव होना, ठीक ना। इन दोनों प्रक्रिया से मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, ये आपके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती हैं। अब कैसे? देखिए, कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन का एग्जांपल आपने बिल्कुल क्लियर देखा होगा। पहले मैं डायलेशन को बता देता हूँ। जब आप गर्म पानी ले लीजिए, इतना ज़्यादा भी गर्म ना हो कि आपके छाले पड़ जाए, बहुत, जिसको हम कह सकते हैं ल्यूक वार्म वाटर ले लीजिए, यानी बहुत कम गर्म हो जिसको आप सह सकते हैं। और उस पानी में अगर आप हाथ डालते हैं, आपके हाथ की हथेली पर थोड़ी देर डालने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे वो बिल्कुल रेड हो जाता है, ठीक ना, रेड हो जाएगा। यानी ब्लड का जो इतना ज़्यादा आपका हाथ गर्म होने लगता है, तो हाथ के बैलेंस को बनाने के लिए ब्लड की सप्लाई ज़्यादातर पहुंचती रहती है, ताकि आपके हाथ को बिल्कुल इतना बैलेंस बना दिया जाए कि ताकि आप उसको सह सकें और आराम से उसको रख सकें। इसलिए देखिए, जब आप गर्म पानी में हाथ डालते हैं तो बिल्कुल रेड हो जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात समझना कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो कि बर्दाश्त बाहर हो जाए। आप जितना बर्दाश्त कर सकते हैं उसमें अगर आप डालेंगे तो देखिए आपके बॉडी का जो हाथ बिल्कुल रेड हो जाएगा। रेडनेस का मतलब होगी कि जो पतली पतली नसें हैं वो बिल्कुल डायलेशन मूड में है, बिल्कुल खुल चुकी हैं, ब्लड बहुत ज़्यादा पहुँच रहा है हाथ में। इतना ज़्यादा ब्लड पहुँचने के बाद क्या होता है, वो बिल्कुल आपके हथेली का टेम्परेचर उसके टेम्परेचर के बराबर करता है, ताकि आपके शरीर का हीट बैलेंस बना रहे। वही कंट्रैक्शन का आपने देखा होगा, जब बिल्कुल ठंडे पानी में हाथ डालते हैं तो बिल्कुल सिकुड़ जाता है हाथ। आपने देखा होगा, ठंडे पानी में डालिए, हाथ बिल्कुल सिकुड़ा हुआ नजर आता है। इसका मतलब जो ब्लड की वेसल्स होती हैं, यानी खून की जो नलियाँ होती हैं, बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं, कंस्ट्रक्शन मोड में चली जाती हैं, जिससे ब्लड लॉस नहीं होता। यानी ब्लड कम पहुँचेगा तो हीट लॉस कम होगा, ज़्यादा मात्रा में हीट पहुँचता जाएगा। मान लीजिए ठंडे पानी में अपने हाथ डाला और आपके ब्लड की जो नलिकाएं हैं वो डायलेशन मोड में आ जाए, तो इतनी ज़्यादा ब्लड पहुँचने लगेगी हाथ में, तो आपका हाथ क्या होगा, इतना ज़्यादा ठंडा होने लगेगा और ब्लड पहुँच रहा, लेकिन वो जो ब्लड पहुँच रहा है हाथ, चूँकि आपने हाथ बर्फ में डाला, इतना ज़्यादा ब्लड, गर्म ब्लड पहुँच रहा है, तो आप कुछ देर तक तो ठीक है, गर्माहट मिलेगी। लेकिन जब ठंडे पानी में आप लगातार डालते चले जा रहे हैं, तो जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो लगातार ब्लड, गर्म ब्लड पहुँच रहा है, वो लगातार ठंडा होता जाएगा, ठीक है ना। एक समय आएगा कि आपको और भी बीमारी हो सकती है। तो उसके लिए आपका शरीर इसको मेंटेन करके रखता है, यानी होम्योस्टेसिस मूड में रखता है, समान स्थिति के रूप में रखता है, बिल्कुल बैलेंस बना के रखता है कि जैसे आप ठंडे पानी में आप डालेंगे वैसे ही कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ब्लड सप्लाई बिल्कुल कम हो जाएगी, हीट लॉस ना हो, ठीक है ना। तो रेनल सिस्टम आपने पढ़ा, इम्यून सिस्टम आपने पढ़ा,
इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम यानी अध्यावर्ती तंत्र आपने पढ़ा। अब आगे देखते हैं। अब 7वां सिस्टम है स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम, कंकाल पेशी तंत्र। ये सिस्टम दो सिस्टम से मिलकर बना है और क्यों दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है ये अभी मतलब रिलेट करता है ये अभी आप समझ जाएंगे। ये दो सिस्टम स्केलेटल सिस्टम से और मस्कुलर सिस्टम दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, हाथ पैर में देखिए बहुत सारी मांसपेशी पाई जाती है, बोन्स होता है। यदि हम कुछ चलना फिरना उठाना फेंकना हुआ उसमें मांसपेशी और बोन दोनों का मिला जुला रूप होता है, तभी ये दोनों एक दूसरे के साथ काम कर पाते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट जहाँ होगा वो भी वॉलंटरी का मतलब जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य होगा, हम चलना चाहेंगे, फेंकना चाहेंगे, उठाना चाहेंगे, तो ऐसे कार्य में बोन्स प्लस मस्कुलर यानी मसल्स दोनों मिलकर काम करते हैं, तभी हम उस मूवमेंट को कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सिस्टम को हम स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बात आई कि कहाँ इसमें कहीं ब्लड स्ट्रीम तो आया नहीं, तो मस्कुलर सिस्टम को बोन सिस्टम को जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए होगा उसकी सप्लाई कौन देगा? ब्लड देगा। ठीक ना, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही मिलेगा। और इसमें ब्लड स्ट्रीम का इतना ही बहुत ज़्यादा फंक्शन इसमें है कि ब्लड स्ट्रीम ही इसको नरिशमेंट देगा। इसमें जो भी हार्मोनल कंडीशंस होंगी वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ही पहुंचाएगा। हार्मोन जो मैसेज लाएंगे वो ब्लड स्ट्रीम तक ही, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही इसके पास पहुंचेगा। तो यहाँ भी ब्लड स्ट्रीम इससे भी रिलेट होता है। अब आपके अगला सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम प्रजनन तंत्र कहते हैं। ये बहुत यूनिक सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी का सबसे यूनिक सिस्टम है। कैसे यूनिक है? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, इसका सबसे बड़ा काम है कि ये प्रोडक्शन उत्पादित करता है। क्या? ऑफस्प्रिंग का मतलब संतति, अपने जैसे समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता ही प्रजनन कहलाती है। हमेशा एक जीव अपने ही समान जीवों को बनाता है। ठीक है, आपने रिप्रोडक्शन सिस्टम सुना होगा, दो टाइप का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक और लैंगिक जन्म, दो प्रकार के जन्म होते हैं। ठीक है, तो अब हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है, हमको ये जानना है कि कैसे ये बहुत ही यूनिक हो गया। ठीक है, तो काम आपने जाना है कि रिप्रोडक्शन सिस्टम में हम क्या बनाते हैं? नए संतति को उत्पादित करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपको देखना है कि द ओनली सिस्टम दैट डज नॉट फंक्शन एंटायर लाइफ, यानी एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे लाइफ काम नहीं करता है। ठीक ना, यानी जब चाइल्डहुड होगा, बचपन में होगा, तब रिप्रोडक्टिव आर्गन उतने फंक्शनल नहीं होते हैं, यानी प्रजनन अंग विकसित नहीं होते हैं, प्रजनन की कोई क्रिया नहीं होती है। और वुमेन्स में देखा जाए तो 45 एज के बाद 60-70 में वो प्रजनन क्षमता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। अपवाद में कुछ एक आध बार ऐसा न्यूज़ में आता है, लेकिन नॉर्मली ये सिस्टम बिल्कुल लेस हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो पूरे लाइफ ये सिस्टम फंक्शन करे ऐसा जरूरी नहीं है। प्यूबर्टी आएगी, किशोरावस्था आएगी, एडल्ट आएगा, इसके बाद कुछ सर्टेन एज तक, ठीक ना, ये काम चलता रहेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम चलता रहेगा, फंक्शन में रहेगा, लेकिन पूरी लाइफ ये काम नहीं करता है। ठीक है, दूसरा द ओनली सिस्टम नॉट नीडेड फॉर लाइफ, यही एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है, सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम निकाल दिया जाए शरीर से तो कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मर जाएगा। अगर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम या किसी व्यक्ति का, किसी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम नहीं करता है, वो मरता नहीं है, वो मर नहीं सकता है। ठीक ना, लेकिन इसके अलावा जितने भी फंक्शंस आपने सुने, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट आपका काम करना बंद कर दे, आप मर गए। रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं किया, मर गए। रेनल सिस्टम, स्केटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र काम नहीं किया तो भी आप मर जाएंगे। ठीक ना, इम्यून सिस्टम आपका बहुत कमजोर हो गया तो भी आप मर जाएंगे। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, यही एक ऐसा सिस्टम जो बहुत यूनिक बनाता है। ठीक ना, नहीं होगा ह्यूमन सिस्टम में तो भी ह्यूमन बिल्कुल आराम से सर्वाइव करेगा। ठीक, अब इनके अलावा कुछ और भी सिस्टम है जो आपके ऑर्गन सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, एक साथ काम करने को प्रेरित करते हैं। यानी जितना आपने सिस्टम पढ़ा, अब उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो किसी के हाथ में होगा। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल हैं तो उस सब पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, यानी सब पर
नज़र बनाए रखते हैं, यानी सबको एक साथ मिलकर काम करने को प्रेरित करते हैं। तो वैसे ही जितना भी सिस्टम आपने पढ़ा उसको एक साथ काम करने के लिए कौन प्रेरणा देगा? तो नर्वस सिस्टम होगा और एंडोक्राइन सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र में आपको क्या मिलेगा? 3 प्रकार के आपको पढ़ने पड़ेंगे सिस्टम, इसमें भी आते हैं ANS, PNS और CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमियस नर्वस सिस्टम। 3 प्रकार के सिस्टम इसमें भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। और एंडोक्राइन सिस्टम में आपको मिलेगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी ऊपर चर्चा किया गया था, ठीक है। हाँ, अब यहाँ आप पूछेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्लड स्ट्रीम तो आया ही नहीं। बिल्कुल आएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब फंक्शन में आती है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो भी सिस्टम होगा उसको अगर एनर्जी चाहिए तो उसको सप्लाई कहाँ से मिलेगी? ब्लड स्ट्रीम से ही मिलती है। प्रजनन तंत्र में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं ताकि बॉडी मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बिल्कुल डेवलप बनाया जाए, ठीक ना। इसी के द्वारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण बनते हैं, जो किसके द्वारा होगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकले हुए हार्मोन के द्वारा। और वो हार्मोन कहाँ छोड़ा जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। तो जितना भी नरिशमेंट चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए, इसको पोषण चाहिए, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू मिलेगा। हार्मोन को पहुंचाना होगा, इनको फंक्शन करना होगा, इनको विकसित होना होगा, तो ब्लड स्ट्रीम से ही हार्मोन मिलेगा, ठीक। अब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? दोनों मिलकर आपके शरीर को बिल्कुल बैलेंस में रखते हैं, एक दूसरे के मतलब साथ जोड़कर रखते हैं कि सारा अंग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे। नर्वस सिस्टम जो होगा वो कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कंडक्ट करता है, ठीक है। यानी जो भी आपको मैसेज होगा वो अगर इसके द्वारा जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अभी उंगली रख रहे हैं, यहाँ कोई पिन लगा हो और जैसे उंगली आपने रखा वैसे ही आप हाथ हटा लेते हैं, तो ये जो मैसेज जाएगा ब्रेन को, वो किसके या स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, वो किसके थ्रू जाता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू। आपने इसको महसूस भी किया है, आपको झटका लगा होगा। कहाँ पर? कभी आप कोहनी पर देखिए, काम आप करते हो, आप इधर उधर ध्यान ना हो और अचानक से कोहनी किसी चीज़ से टकरा जाती है तो आपको बहुत तेज से झटका लगता है, बिल्कुल शॉक जैसा। शॉक का मतलब इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, ठीक ना, एक विद्युत धारा जैसी लगती है। तो वो कहाँ से आती है? यहाँ पर ऐसा क्या है? यहाँ पर एक नर्व इम्पल्स आती है, मतलब एक नर्व सेल्स आती है जो आपकी कोहनी से होती हुई आगे बढ़ती है। हाथ में पाए जाने वाली जो नर्व न्यूरॉन होती है, नर्व सिस्टम में उसका जो फंक्शनल यूनिट होगा उसको न्यूरॉन कहते हैं, यानी उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन गुजरती है और जैसे यहाँ पर दबाव पड़ता है तो ये क्या करती है? इस इम्पल्स में रिकॉर्ड करती है, तो एक शॉक जैसा हमको महसूस होता है। इस क्रिया को फनी बोन कहते हैं। फनी बोन क्या कहा जाता है? फनी बोन, यानी टच हो गया तो उसको हम, जो झटका लगता है उसको हम फनी बोन कहा जाता है। ये वर्ड बोन का मतलब हड्डी नहीं, यहाँ पर फनी बोन का मतलब ऐसा एहसास जो इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में ब्रेक थ्रू के द्वारा पैदा होता होगा, ठीक है। दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक। ये क्या करती है? जो भी हार्मोन्स होंगे उसको कहाँ डालती होगी? ब्लड स्ट्रीम में। अब एक चीज आती है, शाखा आती है मतलब बायोलॉजी की, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी में नर्वस और एंडोक्राइन का मिला जुला रूप पढ़ा जाता है, लेकिन कहाँ पर? ब्रेन में। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में, चूंकि आपके सिलेबस में ही है, ब्रेन में जब आप पढ़ेंगे तो ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भाग किसके द्वारा जुड़ा होता है? हाइपोथैलेमस भाग एंडोक्राइन ग्लैंड के पिट्यूटरी को हिंदी में हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और ये एक ऐसी ग्रंथि है एंडोक्राइन ग्लैंड की, एक ऐसी ग्लैंड है पिट्यूटरी, जो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है सब पर इसका कंट्रोल रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में वहाँ तो आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही है। तो ये जानते रहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके ब्रेन में पाई जाती है, वहीं पर हाइपोथैलेमस होता है।
तो अब यहाँ पर देखिए नर्वस सिस्टम बहुत चालाक है, वो जानता है कि जितना भी आपके शरीर में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उसका नियंत्रण किसके पास होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के पास होगा। तो नर्वस सिस्टम सीधे किसको मिल जाएगा, वो सीधे पिट्यूटरी से मिल जाता है। अगर पिट्यूटरी पर उसका कंट्रोल हो गया तो वो सब पर कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल करेगा ना। तो इसी तरह नर्वस सिस्टम का हाइपोथैलेमस भाग पिट्यूटरी पर के साथ जुड़ा रहता है, यानी शरीर के सभी भागों के साथ जुड़ा रहता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम आपने देखा जितने भी सिस्टम हैं वो किसी चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, ब्लड स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं। इसीलिए देखिए अगर आप कभी बीमार होते हैं तो आपका डॉक्टर डायग्नोसिस करता है और आपके शरीर से कुछ ब्लड निकालता है, ठीक। अब ब्लड क्यों निकालता है, क्योंकि ब्लड आपके शरीर का बहुत ज़्यादा भेद खोलता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बताता है, ठीक ना। जैसे अगर आपके शरीर में शुगर लेवल बढ़ रहा है, ठीक, नॉर्मल कंडीशन में शुगर लेवल नहीं है, शुगर का जो लेवल वो बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका मतलब आपका पाचन तंत्र गड़बड़ है, ठीक ना। यदि आपके शरीर में वेस्ट मटेरियल ज़्यादा पाए जा रहे हैं, ब्लड में ज़्यादा वेस्ट आ रहा है, यानी आपका किडनी सिस्टम फेल है, कम काम कर रहा है। यदि आपके शरीर में WBC बहुत ज़्यादा, यानी आपके ब्लड में, जो डॉक्टर ने चेक किया ब्लड को और ब्लड में बहुत सारा WBC मिल रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में कोई बाहर का एजेंट आया है जिसके लिए WBC मौजूद हैं और उसको समाप्त करने का कार्य कर रही हैं। यदि आपके ब्लड में, जो डॉक्टर डायग्नोसिस करेगा पैथोलॉजी में, यदि ब्लड स्ट्रीम में WBC बहुत कम होती जा रही है, यानी आपके शरीर में कोई ऐसा वायरस पहुंचा है जो WBC को बिल्कुल नष्ट कर दे रहा है, जैसे HIV वायरस, ठीक ना, एड्स वायरस जिसको कहते हैं, ये WBC को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक। यदि आपके शरीर में यूरिक और यूरिया या यूरिक एसिड ज़्यादा आपके खून की धारा में मिल रहा है, यानी आपका किडनी सिस्टम फेल है, ठीक। यदि आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा है, तो यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम में कोई फॉल्ट है, या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में कुछ फॉल्ट है। तो इस प्रकार में यदि आप कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाए, अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा मिलने लगे, यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, तो आपका थोड़ा सा ब्लड बहुत सारी चीज़ों को जानकारी देता है। सिस्टम ये ब्लड एक ऐसा सिस्टम हो गया, यानी कि ब्लड स्ट्रीम एक ऐसा चीज़ है जो पूरे सिस्टम में कैरी करता है, उसके साथ सभी की जानकारी जुड़ी होती है। तो एक ब्लड से हम लाखों बीमारियों का हल निकाल सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए दिया गया था कि ब्लड सबके सिस्टम से कनेक्ट होता है और ब्लड स्ट्रीम से हम क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। तो डॉक्टर इसलिए ब्लड निकालता, ब्लड सैंपल लेता और उस सैंपल से आपके बहुत सारी बीमारियों की जानकारी वो ले लेता है। वो पूरा सिस्टम को जान पड़ताल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक ना, वो ब्लड से ही सब कुछ जान सकता है। और ऐसा इसलिए है कि जितने भी सिस्टम हैं वो किसी न किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम से ही जुड़े हुए हैं।